तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, पूरी तरह राज्य के टॉपिक को समझने से पहले हम कौटिल्य के बारे में दो बातें करेंगे। प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य का नाम अर्थशास्त्र की प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, ये जो कौटिल्य है वो भारतीय प्राचीन विचारक हैं। जैसे अरस्तु वगैरह थे, तो हम कौटिल्य को पढ़ रहे हैं। तो कौटिल्य क्या है? एक विचारक है, एक दार्शनिक है, प्राचीन। ठीक है। इसे हम क्यों जानते हैं? क्योंकि इसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसकी जो बुक थी वो, उसका नाम था अर्थशास्त्र, जो कि बहुत फेमस बुक है इसकी। तो अर्थशास्त्र के प्रणेता के रूप में हम कौटिल्य को जानते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अर्थशास्त्र शब्द आया है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, बट आज के टाइम पर हम अर्थशास्त्र को इकोनॉमी के रूप में समझते हैं। इकोनॉमी में मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी मतलब सब्जेक्ट होता है, उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, हकीकत में वो राजनीति शास्त्र है। उसमें राज्य के बारे में ज़्यादा बातें बताई गई हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है वो एक तरह से पॉलिटिक्स की एक बुक है, एक राज्य शास्त्र ही है। इसमें कौटिल्य के अतिरिक्त विष्णुगुप्त नाम भी दिया गया है। अब इस बुक में कौटिल्य के साथ ही विष्णुगुप्त नाम भी दिया गया है। कौटिल्य का तीसरा नाम चाणक्य माना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था। विशाखदत्त ने अपने प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ मुद्रा राक्षस में चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त नामों से भी पुकारा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम थे। तो दोस्तों, कौटिल्य को हम अर्थशास्त्र के रचयिता के रूप में जानते हैं, ठीक है, बट हम कौटिल्य के तीन नामों को भी जानते हैं। एक तो कौटिल्य हो गया, एक हो गया विष्णुगुप्त और एक हो गया चाणक्य। एक ही व्यक्ति के ये तीन नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। प्रूफ के तौर पर अब मैंने आपको बता दिया कि अर्थशास्त्र में हमें दो नाम मिल जाते हैं, और जो विशाखदत्त ने एक बुक लिखी है मुद्रा राक्षस, एक बुक का नाम है उनकी, तो उसमें उन्होंने चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त नामों से पुकारा है। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री चाणक्य था वो कौटिल्य ही था, और कौटिल्य विष्णुगुप्त था। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य के स्वरूप की। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य का स्वरूप कैसा था, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। प्राचीन भारत के अधिकांश राजनीति चिंतन की तरह कौटिल्य के चिंतन में भी राज्य की संकल्पना राजतंत्र, मोनार्की के रूप में दी गई है। दूसरे शब्दों में, यहाँ यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य उस क्षेत्र और जनसंख्या का संकेत देता है जो किसी राजा के नियंत्रण में आता है। इस राज्य के अंतर्गत लौकिक मामलों में राजा की शक्ति सर्वोच्च है, परंतु अपने कर्तव्यों के मामले में राजा स्वयं धर्म से बंधा है, और धर्म की व्याख्या का अधिकार किसी अन्य सत्ता, जैसे कि ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण को हो सकता है, जो मंत्री के रूप में उसे उचित मंत्रणा यानी कि सलाह देता है। तो देखो दोस्तों, अब प्राचीन भारत के बहुत से विचारक रहे हैं। अब प्राचीन भारत का विचारक होने के नाते कौटिल्य ने भी राज्य को एक राजतंत्र के रूप में देखा है। पर आज के टाइम पर हम स्टेट को कैसे देखते हैं? स्टेट जहाँ पर एक सरकार होती है, लोकतंत्र होता है, थोड़ा अच्छा लगता है लोकतंत्र वैसे। बाकी उस समय, जिस समय कौटिल्य था, कौटिल्य ने राज्य को, एक स्टेट को राजतंत्र के रूप में देखा है। आज के टाइम पर हम कहते हैं कि राज्य की परिभाषा ये है कि जहाँ पर एक जनसंख्या रहती हो, जहाँ पर कोई सरकार हो, पॉपुलेशन हो, और एक बाउंड्री पूरी, मतलब बाउंड्री खिंची हुई हो किसी देश की, तो वो एक स्टेट होता है। हमने ग्लोबल पॉलिटिक्स में पढ़ा था, ये स्टेट की डेफिनेशन है। लेकिन कौटिल्य ने राज्य को एक राजतंत्र के रूप में देखा है। कौटिल्य के अकॉर्डिंग राज्य वो है जहाँ पर राजतंत्र पाया जाता है, और जहाँ पर एक जनसंख्या रहती है, और उस क्षेत्र पर, मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, कोई जगह है जिस पर जनसंख्या रहती है, ठीक है, और उस पर राजा का शासन है। वो जो क्षेत्र है, जो वो एरिया है, उस पर राजा का नियंत्रण है, तो वो राज्य है। आप समझ गए होंगे
कौटिल्य के अकॉर्डिंग राज्य वो क्षेत्र है जहाँ पर राजा का शासन होता है। कौटिल्य के अकॉर्डिंग राज्य वो क्षेत्र है जहाँ पर जिस जनसंख्या और उस क्षेत्र पर राजा का नियंत्रण होता है, किंग के द्वारा रूल किया जाता है, तो वो क्षेत्र राज्य है कौटिल्य के अकॉर्डिंग। और इस क्षेत्र में, इस राज्य में राजा की जो शक्ति होगी वो सर्वोच्च होगी, सबसे बड़ी होगी। लौकिक मामलों का मतलब होता है, जो लौकिक मतलब भगवान से संबंधित, जो धर्म से संबंधित जो मामले हैं उनको अगर हम हटा दें तो वो होते हैं लौकिक मामले। तो धर्म से संबंधित मामलों को हटा दिया जाए या भगवान से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित मामलों को हटा कर देखा जाए तो राजा की शक्ति सर्वोच्च है राज्य के अंदर। परंतु राज्य को कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं कौटिल्य के अकॉर्डिंग, कौटिल्य के द्वारा कुछ राज्य को कर्तव्य भी दिए गए हैं, जिसके कारण कौटिल्य ने राजा को थोड़ा सा बांधा भी है कुछ अपने कर्तव्यों से। जैसे कि कौटिल्य ने राजा को कहा है कि वो थोड़ा धर्म से बंधा है, पर धर्म की व्याख्या जो करेगा वो करेगा एक मंत्री जो कि ब्राह्मण हो सकता है। तो यहाँ पर राजा की शक्ति तो सर्वोच्च है। हमने कौटिल्य ने कह दिया कि राजा जो होगा वो अपने स्टेट में सबसे बड़ा होगा, सबसे ऊंचा होगा, बट लेकिन उसे सलाह देने के लिए कोई ब्राह्मण होगा या कोई व्यक्ति होगा, जो मंत्री होगा वो उसे सलाह देगा राजा को। और इतना हम सब जानते हैं कि जो मंत्री होता है या जो सलाह देने वाला व्यक्ति होता है उसकी अपनी एक शक्ति होती है, अपनी एक पावर होती है। तो इस तरह राजा सर्वोच्च है पर फिर भी वो सलाह से काम करेगा, उसे सलाह देने के लिए कुछ व्यक्ति होंगे। तो इस तरह राजा की भी थोड़ी शक्ति पर नियंत्रण रखा गया है कौटिल्य के राज्य के सिद्धांत में। कौटिल्य ने राज्य को अपने आप में साध्य एंड इन इटसेल्फ मानते हुए सामाजिक जीवन में उसे सर्वोच्च स्थान दिया है। धर्म और नैतिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण रूढ़िवादिता से परे है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साध्य एक शब्द आ रहा है, साध्य एंड इन इटसेल्फ, इसका मतलब होता है लक्ष्य। साध्य मतलब होता है लक्ष्य। तो इस कौटिल्य ने राज्य को ही सबका मतलब लक्ष्य मान लिया है, सब कुछ मान लिया है कि राज्य अपने आप में ही सब कुछ है, अपने आप में ही वो अपना लक्ष्य है, राज्य अपने आप में ही सब कुछ है, सर्वोच्च है, ये कौटिल्य ने मान लिया है। और कौटिल्य ने धर्म और नैतिकता के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है उसको रूढ़िवादिता से परे रखा है। देखो, रूढ़िवादी लोग क्या होते हैं कि बदलाव करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि कोई बदलाव ना आए। तो कौटिल्य ने ये नहीं कहा कि जो बातें धर्म ने कही हैं वही सब कुछ है, राजा को उन्हीं नियमों पर चलना पड़ेगा, या जो नैतिकता है वही सब कुछ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। समय के अकॉर्डिंग अगर राजा चाहे तो नियमों को बदल भी सकता है। मानव धर्मशास्त्र के प्रणेता मनु के सिद्धांत से हटकर कौटिल्य ने राज्य के हित को सर्वोपरि रखा है। राज्य के हित के सामने वे कहीं कहीं नैतिकता के सिद्धांत को भी परे रख देते हैं। देखिए दोस्तों, जो मनु थे, मनु को आपने पढ़ लिया होगा यूनिट 2 में। मनु ने राज्य में क्या कहा था कि राज्य के अंतर्गत जो राजा शासन करेगा उसको धर्म पूरी तरह बांध कर रखेगा, जिस कारण से हुआ ये कि उन्होंने राजा को थोड़ा सा कम शक्तियां दे दी। मतलब कहने का ये है कि मनु के अकॉर्डिंग, मनु के हिसाब से जो राज्य होगा, जो स्टेट होगा, उसमें राजा या जो स्टेट है वो, उसमें नैतिकता की भावना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। वो धर्म के अकॉर्डिंग ही सारे काम करेगा, नैतिकता से परे नहीं हटेगा, कुछ भी गलत नहीं करेगा, मोरल वैल्यूज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगी। पर कौटिल्य ने अपने सिद्धांतों में कहीं कहीं पर राज्य के हित की रक्षा करने के लिए उन्होंने नैतिकता की भावना को दूर रख दिया है। इसी कारण से इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आचार्य कौटिल्य को भारत का मैकियावेली, इंडियाज़ मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली को आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप पढ़ लेना उसको, मैकियावेली को। मैकियावेली क्या कहता था कि राजा ही सब कुछ है, राजा के पास ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए ताकि वो अपनी स्टेट को संभाल सके, अपनी मतलब स्टेट को मतलब एकजुट होकर रख सके। इसके लिए भले राजा को कुछ नैतिक नियमों को तोड़ना पड़े तो तोड़ना सही रहेगा। मैकियावेली ये बातें कहता है। मैकियावेली कहता है कि राजा को अच्छाई का ढोंग करना चाहिए और अपने राज्य के हित की रक्षा के लिए वो सब काम करना चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उसे कुल मिलाकर अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए। तो कौटिल्य ने भी
कहीं कहीं पर नैतिकता के सिद्धांत को दूर रख दिया राज्य की रक्षा करने के लिए, और इसी कारण से उसे भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। हालांकि कौटिल्य मैकियावेली से बहुत पुराने हैं। कौटिल्य तो प्राचीन थे काफ़ी, और ये जो मैकियावेली है वो तो लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास का व्यक्ति है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो ये जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो नोट्स आपको नोट डाउन करने हैं। बाकी जितना भी मैं समझा रहा हूँ उसके थ्रू आपको पूरा टॉपिक समझना है। समझना ज़रूरी है, बट साथ में जो नोट्स हैं वो नोट्स आप अरेंज कर फॉर्म में ही रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वैसे अभी हमने देखा कि मनु और कौटिल्य के विचारों में थोड़ा सा अभी अंतर हमने देखा। वैसे मनु और कौटिल्य की विचार परंपरा में बहुत बड़ी खाई नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों के विचारों में, क्योंकि वे प्रायः एक ही सभ्यता के प्रतिनिधि हैं। अंतर है तो यह है कि मानव अर्थशास्त्र के प्रणेता मनु धर्म को सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊंचा स्थान देकर राज्य को धर्म के अधीन कर देते हैं, जबकि अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य अर्थ को सर्वोच्च स्थान देते हैं। देखिए दोस्तों, मनु और कौटिल्य जो थे वो लगभग एक ही समय के व्यक्ति थे। दोनों ही प्राचीन भारत के विचारक रहे हैं, बट दोनों में ही अगर हम अंतर की बात करें, दोनों के सिद्धांतों में क्या अंतर था। मनु और कौटिल्य के सिद्धांतों में बस एक मेन जो अंतर था वो बस यही था कि मनु ने क्या किया, मनु ने कहा कि धर्म जो है वो सबसे ऊंचा है। यहाँ धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ धर्म का मतलब वो सारी बातें जो नैतिकता की भावना से होती हैं। इसमें पूजा पाठ वगैरह वाली चीज़ें भी शामिल हैं, नैतिकता वाली चीज़ें भी शामिल हैं कि प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है, धर्म है राजा का। इसके अलावा राजा का धर्म है कि वो प्रजा को खुश रखे, कि अपराध को कम करे, ये राजा का धर्म है। और जनता का धर्म है कि वो राजा को समय पर टैक्स दे। तो यहाँ पर ये धर्म का मतलब ये भी है, ठीक है। तो मनु ने धर्म को सबसे ऊंचा बताया है, कहा है धर्म जो है वो सब धर्म ही है। जबकि जो कौटिल्य हैं उन्होंने राज्य को सब कुछ माना है। अर्थ का मतलब होता है राज्य, तो कौटिल्य ने कहा है कि राज्य ही सब कुछ है, स्टेट ही सब कुछ है। बट मनु ने क्या कहा, मनु ने कहा कि स्टेट से ऊपर है एक चीज़, वो है धर्म। राजा से ऊपर एक चीज़ है, वो है धर्म। बट कौटिल्य ने कहा है कि सबसे ऊपर राज्य ही है। तो दोनों में बस ये मेन अंतर है, बाकी लगभग दोनों एक ही विचारक रहे हैं एक ही समय के, तो उनके विचारों में समानता भी है। अब हम बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की, ऑरिजिन ऑफ द स्टेट। कौटिल्य के अकॉर्डिंग राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, अब हम इसको समझ रहे हैं। कौटिल्य के अनुसार राज सत्ता के उदय से पहले सर्वत्र अराजकता का बोलबाला था। यह मात्स्य न्याय की स्थिति थी, अर्थात जिस तरह किसी जलाशय या समुद्र में हर बड़ी मछली अपने से छोटी मछली को खाने को दौड़ती है, उसी तरह हर बलवान मनुष्य अपने से निर्बल मनुष्य को अपना ग्रास बनाने को आतुर था। ऐसी स्थिति में शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा की आशा करना व्यर्थ होगा। देखिए दोस्तों, कौटिल्य के अकॉर्डिंग पहले राज सत्ता यानी कि राज्य के जन्म से पहले, राजा के आने से पहले, जब राजतंत्र वगैरह नहीं था, इससे पहले अराजकता की स्थिति का ही बोलबाला था। मतलब समाज था ही नहीं, अराजकता थी चारों तरफ। अराजकता का मतलब ये होता है कि अराजकता में कोई अथॉरिटी नहीं होती जो समाज को संभाले, किसी को दंड दे, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती। अराजकता की स्थिति एनार्की की स्थिति थी, जिसमें जो ताकतवर इंसान था वो अपने से कमज़ोर इंसान को गुलाम बनाने की कोशिश करता था, गुलाम बनाना चाहता था, अपने से निर्बल इंसान को लूटता था। मतलब एक बलवान व्यक्ति अपने से कमज़ोर इंसान को लूटता था, ये थी अराजकता की स्थिति। तो कौटिल्य कह रहा है कि अराजकता की स्थिति फैली हुई थी राज्य के उदय से पहले। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं था और शांति व्यवस्था नहीं थी। इस मात्स्य न्याय के आतंक से पीड़ित प्रजा ने सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु को अपना
राजा मनोनीत किया। प्रजा ने यह निश्चय एवं प्रतिज्ञा की कि वह अपने अन्न का छठा भाग तथा व्यापार सामग्री एवं स्वर्ण का 10वां भाग राजा को देगी, क्योंकि केवल राजा ही प्रजा को सुरक्षा एवं समृद्धि प्रदान कर सकता है। इसलिए राजा की स्थिति इंद्र एवं यम जैसे देवताओं के बराबर है। तो देखिए फ्रेंड्स, अराजकता की स्थिति फैली हुई थी और इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए प्रजा ने, जो जनता थी, प्रजा थी, उसने मनु को अपना राजा बना लिया, अपना राजा चुना और ये वचन दिया कि हम अपने राजा को अपने अन्न का छठा भाग देंगे टैक्स के रूप में, और जो सोना होता है उसका 10वां भाग हम टैक्स के रूप में अपने राजा को देंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह कौटिल्य के अकॉर्डिंग राजतंत्र यानी कि राज सत्ता अस्तित्व में आई थी। तो इसीलिए वो कह रहा है क्योंकि प्रजा ने उसे खुद चुना था ताकि शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके, इसीलिए राजा जो है उसकी स्थिति इंद्र और यम जैसे देवताओं के बराबर है। कौटिल्य के अकॉर्डिंग राजा का तिरस्कार करना पाप है, जिसके फलस्वरूप दैवी दंड मिलता है। इसलिए प्रजा को चाहिए कि वह राजा का निरादर कभी ना करे। दूसरी ओर राजा का भी यह कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा में कोई कमी ना रहने दे, क्योंकि इसी दायित्व को स्वीकार करने पर ही उसे प्रजा उसका भाग अर्थात कर देती है। देखिए दोस्तों, कौटिल्य राजा को एक बहुत ज़्यादा सम्मानित पद देते हैं, बट साथ में कौटिल्य कहते हैं कि राजा का भी ये कर्तव्य है कि वो अपना कर्तव्य सही से निभाए, जनता को सुखी रखे, जनता की रक्षा करे, क्योंकि जनता की रक्षा करने के कारण ही तो जनता उसे अपना टैक्स देती है। तो इसीलिए कौटिल्य कहते हैं कि राजा का ये काम है कि वो प्रजा की अच्छे से रक्षा करे और किसी भी तरह की कमी ना होने दे। अब ये बात आती है कि क्या कौटिल्य ने राजा को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी है, जिसके कारण वो कहीं प्रभु सत्ताधारी ना बन जाए, मतलब एक तानाशाह ना बन जाए राजा। तो ये जो बात है, ऐसा कुछ कौटिल्य ने नहीं कहा है, लेकिन कौटिल्य के जो कराधान का जो सिद्धांत है उससे हम संभवतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि राजा प्रजा की भलाई की व्यवस्था ना कर पाए तो प्रजा उसे कर देना बंद कर सकती है। देखिए दोस्तों, कौटिल्य ने राजा को बहुत ज़्यादा शक्ति दी है, ठीक है, बट कभी कभी माना जाता है कि कहीं उसने इतनी शक्ति तो नहीं दी थी राजा को कि वो प्रभु सत्ताधारी बन जाए। तो ऐसा नहीं है। हम कौटिल्य के एक सिद्धांत है कराधान सिद्धांत। कराधान सिद्धांत का मतलब था कि प्रजा जनता या राजा को कर देगी, टैक्स भरेगी। तो कौटिल्य कहते हैं कि अगर राजा प्रजा की रक्षा ना कर पाए, राजा प्रजा के वेलबींग के लिए, अच्छे जीवन के लिए कार्य ना कर पाए, तो प्रजा को अपना टैक्स देना बंद कर देना चाहिए। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने राजा पर एक नियंत्रण रखने की कोशिश की है। उन्होंने एक तरह से कहा है कि अगर राजा अपना काम नहीं कर पाता है तो प्रजा उसको कर नहीं देगी, टैक्स नहीं देगी। ये चीज़ उन्होंने कर ये साबित किया है कि वो राजा को प्रभु सत्ताधारी नहीं बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं राज्य के कृत्य की, फंक्शन ऑफ द स्टेट। दोस्तों, हम राज्य को ही पूरी तरह पढ़ रहे हैं। आप समझ रहे होंगे हमारा टॉपिक चल रहा है स्टेट। स्टेट की उत्पत्ति किस तरह की हुई है, स्टेट से संबंधित सारी बातें हम कर रहे हैं। उत्पत्ति को अभी हमने देख लिया, उसके नेचर को, स्वरूप को पढ़ लिया। अब हम राज्य के कृत्य को देख रहे हैं, फंक्शंस को देख रहे हैं कि राज्य के या राजा के क्या फंक्शन होते हैं। यहाँ पर राज्य और राजा लगभग सेम है, ये मानकर चलिए, क्योंकि राजा जितना शक्तिशाली है राज्य उतना ही शक्तिशाली है। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर राज्य के काम यानी कि राजा के ही काम हैं। तो कौटिल्य के अनुसार राजा का कर्तव्य है कि वह लोगों की स्त्रियों एवं संपत्ति को हानि ना पहुँचने दे। उसे मिथ्याभिमान जैसी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। सांसारिक आनंद उठाते समय भी उसे सदाचार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। राजा की समुचित शिक्षा एवं आत्मसंयम सफल शासन के मूल मंत्र हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर राज्य और राजा दोनों का मतलब एक ही है, सेम है।
तो यहाँ पर कौटिल्य का कहना है कि राज्य का यानी कि राजा का कर्तव्य है कि वो लोगों की, स्त्रियों और संपत्ति की सुरक्षा करे। जो राजा होगा उसे अभिमान जैसी बुराइयों से दूर रहना चाहिए, जो एटीट्यूड आ जाता है थोड़ा सा, उससे दूर रहना चाहिए। और लाभ उठाते हुए, आनंद उठाते हुए, जो सांसारिक वस्तुएं होती हैं उनका आनंद उठाते समय भी उसे सदाचारी बना रहना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। और कौटिल्य कह रहा है कि राजा की जो शिक्षा होती है, जो आत्म संयम होता है, जो धैर्य होता है, उससे बहुत अच्छा शासन चलता है। कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को प्रजा की सुरक्षा के लिए 8 प्रकार की दैवी विपत्तियों का निवारण करना चाहिए। आग, बाढ़, महामारी, दुर्भिक्ष, चूहे, सांप, शेर और भूत प्रेत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कौटिल्य कह रहा है कि राजा का ये कर्तव्य है कि वो प्रजा की सुरक्षा के लिए 8 प्रकार की दैवी विपत्तियाँ, ऐसी विपत्ति जो कि नेचुरल हैं, जो भगवान के द्वारा दी जा रही हैं या नेचुरल हैं, उनसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, जैसे कि भूत प्रेत, आग, बाढ़, महामारी इत्यादि। राजा को चाहिए कि पीड़ित लोगों की पुत्रवत रक्षा करें। गुप्तचरों की सहायता से अपराधियों को पकड़ने की विधियों का निर्देश देते हुए आचार्य कौटिल्य विभिन्न प्रकार के अपराधियों के लिए दंड भी निर्धारित करते हैं। इस प्रकार रक्षा के कृत्य को, काम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कौटिल्य ने जो भी बातें कही हैं कि प्रजा की रक्षा करना राजा का सबसे पहला काम है, तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहला कर्तव्य ये हो गया कि बाह्य शत्रुओं एवं आक्रमणकारियों से रक्षा करे राजा। राज्य की आंतरिक व्यवस्था एवं न्याय की रक्षा, मतलब बाहर के लोगों से भी रक्षा करे और राज्य के अंदर की जो व्यवस्था है और उससे भी रक्षा करे, लोगों को राज्य के अंदर, देश के अंदर भी न्याय मिल सके। दैवी विपत्तियों, जो भगवान के द्वारा जो विपत्ति आती है, नेचुरली जो डिजास्टर वगैरह आते हैं, उनसे रक्षा करे, जैसे कि बाढ़, भूकंप, आग, महामारी, घातक जंतुओं इत्यादि से लोगों की रक्षा करे। तो लोगों की रक्षा को 3 भागों में बांट दिया गया है। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर राज्य के जो फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस की बात कौटिल्य ने की है। तो अभी हमने काफ़ी फंक्शंस को पढ़ लिया, अभी हम थोड़ा आगे और भी पढ़ रहे हैं। कौटिल्य ने राजा का कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा रखा है। कौटिल्य ने राज्य को न केवल धर्म के संरक्षण के लिए उत्तरदायी ठहराया है, बल्कि उसे पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, गुरु शिष्य इत्यादि के संबंधों की पवित्रता की रक्षा का दायित्व भी सौंप दिया है। दरिद्रों, गर्भवती स्त्रियों, नवजात शिशुओं, अनाथों और वृद्धों इत्यादि को सहायता पहुंचाने का भार राज्य पर डालकर उन्होंने सामाजिक सुरक्षा की विस्तृत व्यवस्था कर दी है। अब कौटिल्य ने यह भी कह दिया है कि जो गर्भवती स्त्री होगी, जो नए शिशु होंगे, नवजात शिशु होंगे, जो अनाथ होंगे, जो बूढ़े व्यक्ति होंगे, उनके लिए सहायता करना राज्य का कार्य है। राजा का ये कार्य है कि वो उनकी सहायता करें। तो इस तरह से यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है, सामाजिक सुरक्षा, जिसकी आज भी हम बात करते हैं। कौटिल्य ने विवाह के बाद संबंध विच्छेद मतलब होता है तलाक, परित्याग, पुनर्विवाह, स्त्रियों के सतीत्व एवं सम्मान की रक्षा, अवयस्क बालिकाओं के संरक्षण, प्रेमी प्रेमिका के संबंधों तथा वेश्याओं के व्यवसाय इत्यादि से संबंधित नियमों का विस्तृत विवेचन किया है। कौटिल्य ने दोस्तों कौटिल्य ने जो संबंध विच्छेद होते हैं विवाह के बाद, तलाक वगैरह होते हैं, पुनर्विवाह वगैरह होता है, अवयस्क बालिकाओं का किस तरह संरक्षण किया जाना चाहिए, प्रेमी प्रेमिकाओं का जो संबंध होगा, जो वेश्याओं का जो व्यवसाय होता है, इनसे संबंधित नियम बताए हैं, नियम लिखे हैं बहुत ही विस्तार से। एक एक उसने नियम बताया कि क्या चीज़ कहाँ कैसे होनी चाहिए। प्रजा के मनोरंजन के साधनों जैसे कि नाटकों और दूत क्रीड़ा इत्यादि के नियमन एवं नियंत्रण का भार भी वे राज्य पर डालते हैं। अब उसने राज्य पर ये भार भी डाल दिया है कि राज्य का ये काम होगा कि वो लोगों के मनोरंजन की भी व्यवस्था करें। उन्होंने लिखा है कि राज्य को
नगर तथा ग्राम में, शिविर तथा दुर्ग में उपयुक्त दूरी पर मद्य की दुकानें स्वयं स्थापित करनी चाहिए। मतलब एक तरह से शराब की दुकानें जो होती हैं वो खुद खोलनी चाहिए इस राज्य को। फिर व्यापारियों को, या फिर वो बोल रहे हैं राज्य अगर नहीं खोल रहा है तो राज्य को व्यापारियों को निजी दुकानें खोलने की अनुमति देनी चाहिए। कौटिल्य ने पशुओं के वध तथा मांस के विक्रय के नियम भी लिखे हैं और उनकी बारीकियों पर प्रकाश डाला है। कौटिल्य सभी व्यवसायों एवं व्यापारों पर राज्य के नियंत्रण के समर्थक हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि वैद्यों को गंभीर रोगियों के सभी मामलों की सूचना शासन को देनी चाहिए। यदि ऐसी सूचना दिए बिना रोगी की मृत्यु हो जाती है तो वैद्य दंड का भागी होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर कौटिल्य ये कह रहे हैं, वो राज्य के बारे में ज़्यादा बातें कर रहे हैं, राजा को बहुत ज़्यादा कार्य सौंप रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो व्यवसाय हैं, व्यापार हैं, वो राज्य के नियंत्रण में ही होना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि जो डॉक्टर होगा, जो वैद्य होगा, अगर उसके पास कोई गंभीर रोगी आता है जिसकी मृत्यु भी हो सकती है अगर इलाज सही से नहीं मिला उसे, या अगर उसका सही से इलाज नहीं है, तो उसे पहले शासन को बता भी देना चाहिए कि हमारे पास एक रोगी है जो इस पीड़ा से जूझ रहा है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर कोई वैद्य राजा को या राज्य को नहीं बताए कि कोई गंभीर व्यक्ति है, कोई रोगी आया है और उसके इलाज के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, तो वैद्य जो डॉक्टर है उसे भी सजा दी जाएगी। वैसे यहाँ पर जो कौटिल्य ने कहा वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा पर्सनली, कि कौटिल्य ने कहा कि जो डॉक्टर होगा उसे बताना पड़ेगा सरकार को, स्टेट को, कि जो रोगी है उसकी हालत गंभीर है और हमारे पास इतने इतने रोगी आए हैं जिनकी हालत ऐसी ऐसी है। इससे आई थिंक एक फ़ायदा हो सकता है कि जब स्टेट को पता चल जाएगा तो स्टेट पूछताछ करेगा डॉक्टर से कि उन रोगियों की हालत अब कैसी है। इससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो डॉक्टर्स होंगे, जो वैद्य होगा, वो अपना काम पूरी तरह से करेगा, वो लापरवाही नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये बात का पता रहेगा कि मेरे ऊपर मतलब कार्रवाई हो सकती है, इसलिए मुझे अपना काम करना है। बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार स्वर्णकारों, जुलाहों, धोबियों इत्यादि के लिए भी अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में व्यावसायिक नियमों का विस्तृत विवरण दिया है। कर, लाभ, ब्याज की दरें भी कौटिल्य ने निर्धारित की हैं। देखो, कौटिल्य ने बहुत सारे नियम बना दिए हैं। कौटिल्य के अनुसार राजमार्गों, राष्ट्रपथों तथा मार्ग के दूरी सूचक स्तंभों का व्यवस्थापन एवं नियंत्रण भी राज्य के हाथों में रहना चाहिए। जो राजमार्ग होंगे, जो दूरी बताने वाले जो खंबे होते हैं जिन पर लिखा रहता है कि इतनी दूरी है, इतनी कोस दूर है ये वाला गांव या ये सिटी, तो इनका नियंत्रण भी राज्य के अधीन होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह हम देख सकते हैं कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के लिए बहुत ज़्यादा फंक्शंस की बात की है। उसने बहुत ज़्यादा फंक्शंस राज्य के लिए बताए हैं। इसी कारण से कुछ विद्वानों की राय है कि कौटिल्य की राज्य व्यवस्था आज के कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की संकल्पना के अनुरूप है। इसमें नागरिकों के बाल्यकाल से वृद्धावस्था यानी कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पूरे जीवन की देखरेख की व्यवस्था की गई है। मतलब आज के टाइम पर हम कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। आपको पता होगा कल्याणकारी राज्य क्या होता है, जब सरकार के अधीन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होती हैं और सरकार जनता की भलाई के लिए कार्य करती है। तो ये चीज़ हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के राज्य के फंक्शन वाले टॉपिक में देखने को मिलती है कि उस समय कौटिल्य वेलफेयर स्टेट की संकल्पना की ही बात कर रहे थे। तो कुछ विद्वानों की ये राय है। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात करी कि कौटिल्य ने किस तरह से बताया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके साथ ही हमने बात की कि कौटिल्य ने राज्य को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी हैं। इसी कारण से विद्वानों के बीच कई बार डिबेट रहती है कि कहीं कौटिल्य ने राजा को सर्वाधिकारवादी तो नहीं बना दिया है। इसी के चलते अब हम बात करते हैं कि कौटिल्य के द्वारा या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के ऊपर कई तरह के नियंत्रण लागू किए गए हैं। अब हम इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, राजा को कई सारी शक्तियां दी गई हैं, ठीक है, बट इन शक्तियों के बावजूद
राजा पर कई तरह के व्यवहारिक नियंत्रण भी लागू होते थे। अब उन सभी नियंत्रणों को हम देख लेते हैं कि राजा पर कौन कौन सी चीज़ें हावी थी, ताकि राजा एक तानाशाह, एक डिक्टेटर की तरह व्यवहार ना करें। पहला है धार्मिक नियंत्रण। राजा के ऊपर धार्मिक नियंत्रण था। राजा का कर्तव्य था प्रजा की रक्षा करना। इसमें प्रजा के धर्म की रक्षा करने का दायित्व भी आता था। इसलिए राजा धार्मिक नियमों की उपेक्षा नहीं कर सकता था। यदि वह ऐसा करता तो ब्राह्मण उसके विरुद्ध हो जाते और उसके प्रति विद्रोह कर देते। तो राजा के ऊपर पहला नियंत्रण था धर्म का। राजा का कर्तव्य था कि वो लोगों की रक्षा करे, लोगों के धर्म की रक्षा करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो जो लोग थे वो उसके खिलाफ विद्रोह कर देते, स्पेशली ब्राह्मण। इसके अलावा राजा के ऊपर दूसरा जो नियंत्रण था वो मंत्री परिषद का था। अर्थशास्त्र तथा अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में राजा को मंत्री परिषद नियुक्त करने की आज्ञा दी गई है और यह कहा गया है कि मंत्रियों को वाद विवाद करने, परामर्श तथा मंत्रणा देने में निर्भीक होना चाहिए। राजा को भी आदेश दिया गया कि वह मंत्रियों की मंत्रणा यानी सलाह को ध्यानपूर्वक सुने और उसकी उपेक्षा ना करे। उपेक्षा का मतलब होता है नज़रअंदाज ना करे, उसकी इंसल्ट ना करे। अतः इसलिए परोक्ष रूप से, परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्टली रूप से राजा के व्यवहार पर मंत्री परिषद का नियंत्रण भी रहता था। मंत्रियों ने षड्यंत्र करके स्वेच्छाचारी राजाओं को किस किस तरह हटा दिया, ऐसे अनेक वृत्तांत प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। तो देखो दोस्तों, राजा वैसे सबसे शक्तिशाली था और वो कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थशास्त्र में राजा को बहुत पावर दी, बट उसके ऊपर धर्म का भी नियंत्रण था, मंत्री परिषद का भी राजा के ऊपर नियंत्रण था। देखिए, मंत्रियों को मंत्रियों को कहा गया था कि वो बिना डरे वाद विवाद कर सकते हैं, बिना डरे राजा को जो सही सलाह हो वो दे सकते हैं। और राजा का भी ये कर्तव्य था कि वो मंत्रियों की सलाह को ध्यान से सुने, अगर मंत्रियों की सलाह सही रखती है तो उसके अनुसार कार्य करें। तो इस तरह देखा जाए तो इनडायरेक्टली राज्य के ऊपर, राजा के व्यवहार के ऊपर मंत्री परिषद का नियंत्रण था, मंत्री परिषद के कंट्रोल में था राजा। और ऐसे कई कहानियाँ मिलती हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कई सारे मंत्रियों ने षड्यंत्र रचकर राजा को हटा दिया था। तीसरा नियंत्रण है जनमत का, पब्लिक ओपिनियंस का कंट्रोल। राजा प्रायः जनमत की अवहेलना कभी नहीं कर सकता था। कौटिल्य के अनुसार राजतिलक के समय राजा को यह शपथ दिलाई जाती थी कि वह लोक इच्छा का सम्मान करेगा और लोक हित में कार्य करेगा। देखिए दोस्तों, जनमत का भी नियंत्रण था, मतलब जनता की सहमति की भी आवश्यकता होती थी। वो जनता की भलाई के लिए ही कार्य कर सकता था, जनता के लिए कुछ गलत काम वो नहीं कर सकता था राजा। जनमत की अवहेलना राजा नहीं कर सकता था। जनता जो चाहती थी उसे वो करना पड़ता था। और कौटिल्य ने कहा है कि राजा को ये शपथ दिलाई जाती थी कि वो जन कल्याण के लिए ही काम करेगा, लोगों के हित के, लोगों की भलाई के लिए ही कार्य करेगा। तो इस तरह जनमत का भी नियंत्रण था राजा के ऊपर। इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण मिलता है प्राचीन ग्रंथ से। देखिए, प्राचीन काल की अनेक कथाओं से भी राजा के ऐसे व्यवहार की पुष्टि होती है। रामायण की कथा कौन नहीं जानता। इसके अनुसार राम जैसे आदर्श राजा को पूरा विश्वास था कि उनकी प्रिय पत्नी सीता सर्वथा सचरित्र एवं निष्कलंक थी। फिर भी उन्होंने इन्हें इसलिए निर्वासित कर दिया था क्योंकि उनकी प्रजा के लोग सीता के सतीत्व पर संदेह करने लगे थे। अतः इसलिए यह सिद्ध होता है कि प्राचीन हिंदू राजा लोक निंदा के प्रति अति सतर्क, बहुत ज़्यादा सतर्क रहते थे। प्रजा को आश्वस्त रखना राजा का परम कर्तव्य था। तो देखिए दोस्तों, जनता कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी राजा के लिए, ये हम प्राचीन काल के जो रामायण ग्रंथ है, तो राम भगवान भी एक राजा ही थे, तो हम उस समय से लगा सकते हैं। देखिए, जो सीता थी वो सचरित्र थी, निष्कलंक थी, ये सबको पता था, मतलब राजा को पता था, मतलब राम जी को पता था। क्योंकि जब वो रावण के पास गई थी तो उन्होंने ऐसा कर दिया था कि अगर रावण उन्हें छूता,
सीता जी को अगर वो छूता तो वो भस्म हो जाता, कुछ ऐसा उन्होंने कर दिया था अपनी शक्ति से। तो उन्हें पता था राम भगवान को कि जो सीता हैं वो बिल्कुल सचरित्र है, उनका कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोगों को सीता जी की जो चरित्र है उस पर संदेह था। तो इस तरह जनमत का जो समर्थन था वो सीता जी के लिए नहीं था, इस कारण से राम जी ने उन्हें त्यागा। जनता को मतलब ये विश्वास दिलाने के लिए कि जनता के अकॉर्डिंग ही काम चल रहा है, लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा ही शासन चलाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने त्यागा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लगा सकते हैं पता कि किस तरह जनमत का नियंत्रण होता था राजा के ऊपर। धर्म, मंत्री परिषद और जनमत, ये तीनों चीज़ें राजा के ऊपर एक नियंत्रण रखने का काम करती थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राज्य के सप्तांग सिद्धांत की। 7 ऑर्गेन्स थ्योरी ऑफ द स्टेट। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात की है, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। कौटिल्य ने राज्य के संगठन का विस्तृत विवरण राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत दिया है। यह सिद्धांत कौटिल्य की नई देन नहीं है, उनसे पहले मनुस्मृति में भी आचार्य मनु ने सप्तांग सिद्धांत का विवरण दिया था। हालांकि कौटिल्य का विवरण अधिक सुलझा हुआ है। देखिए दोस्तों, कौटिल्य ने एक सिद्धांत दिया है, एक सिद्धांत बताया है राज्य के सप्तांग सिद्धांत। राज्य का सप्तांग सप्त अंग यानी कि 7 ऑर्गेन सिद्धांत है, जिसे पहले मनु ने भी बताया था, बट मनु का इतना विस्तृत नहीं है जितना कौटिल्य ने काफ़ी अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य 7 तत्वों से निर्मित होता है, क्योंकि ये तत्व एक दूसरे के साथ इतने निकट से जुड़े हैं जैसे ये एक ही शरीर के अलग अलग अंग हों, ऑर्गेन हों, इसलिए इन्हें राज्य के अंग कहा गया है। देखिए दोस्तों, कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों की बात कही है, मतलब राज्य 7 अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनता है। अब ये जो चीज़ है, जिससे राज्य बनता है, वो आपस में इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं जैसे कि मानव शरीर के अलग अलग अंग जुड़े होते हैं, तो इसीलिए इनको सप्त अंग कह दिया गया है। जैसे शरीर के किसी अंग, आँख, कान, हाथ, पैर इत्यादि का पृथक अलग अस्तित्व संभव नहीं है और इन अंगों को काट देने से शरीर विकलांग या मृत हो जाता है, वैसे ही राज्य के ये अंग राज्य से अलग नहीं रह सकते। यदि इनमें से किसी अंग को हटा दें तो राज्य भी विकलांग और निराधार हो जाएगा। इस रूपक को आचार्य कौटिल्य ने इतना यथार्थ रूप देने का प्रयत्न किया है कि उन्होंने राज्य के प्रत्येक अंग के महत्व को दर्शाने के लिए उसकी तुलना मानव शरीर के उपयुक्त अंग से की है। अब देखिए दोस्तों, कौटिल्य ने अपने जो सिद्धांत है सप्तांग सिद्धांत, उसमें 7 चीज़ों की बात की है जिसका महत्व बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने उसके महत्व को दिखाने के लिए मानव शरीर के अंगों से उसकी तुलना की है। अब ये जो सप्तांग सिद्धांत है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें ये 7 अंगों से बना है। पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है सुहृदय, चौथा है कोश, पांचवा है सेना, छठा है दुर्ग और सातवां है पुर या जनपद। जनपद वह भूमि जहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये 7 चीज़ें हैं जिससे राज्य मिलकर बनता है। पहला है स्वामी। स्वामी का मतलब है राजा। राजा राज्य का सिर होता है, यहाँ पे स्वामी को सिर कहा गया है। राज्य का जो सर होता है वो है राजा, स्वामी। अमात्य, अमात्य मतलब होता है मंत्री। मंत्री राज्य की आंखें हैं। सुहृदय यानी कि राजा के मित्र, ये राजा के कान होते हैं। चौथा है कोश। कोश राजा का मुख, राज्य का मुख है। पांचवा है सेना। सेना मतलब राज्य का मस्तिष्क, राज्य का दिमाग। छठा है दुर्ग, राज्य की बाहें। सातवां है पुर या जनपद, अर्थात राज्य की जंघाएं। पुर या जनपद का मतलब होता है वह भूमि जहाँ पर प्रजा रहती है। तो ये दोस्तों, ये 7 चीज़ें थी जिससे एक स्टेट मिलकर बनता है। इसको कौटिल्य ने मानव शरीर से तुलना करके यहाँ पर ये वर्णन किया है
कि राज्य का एक सिर होता है, एक आँख होती है, एक कान होता है, एक मुख होता है, एक मस्तिष्क होता है, एक बाहें होती हैं और एक जंघाएं हैं। स्वामी, अमात्य, सुहृदय, कोश, सेना, दुर्ग और जनपद, ये 7 चीज़ें हैं सप्तांग अंग में। तो फ्रेंड्स, ये जो सप्तांग सिद्धांत है वो ना केवल राज्य के स्वरूप को बताता है बल्कि राज्य में किस अंग का क्या काम है ये भी बताता है। इसके अलावा ये जो सिद्धांत है वो राज्य की विशेषताएं भी बताता है और साफ साफ कहा जाए तो राज्य का अस्तित्व तभी संभव है जब उसमें राजा, मंत्री, मित्र, कोश, सेना, दुर्ग और पुर का समावेश हो। तो ये सप्तांग सिद्धांत बताता है कि एक राज्य तभी बन सकता है, एक राज्य अस्तित्व में तभी रह सकता है जब ये 7 चीज़ें उस राज्य में हों। अगर किसी एक पर भी आँच आती है, किसी एक का भी नुकसान होता है तो वो राज्य एक दिन ढह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये था राज्य कौटिल्य के अकॉर्डिंग राज्य का सप्तांग सिद्धांत। बहुत ही कम शब्दों में हमने इस सिद्धांत को समझ लिया, बट ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब हमारा एक टॉपिक है राज्य मंडल की संरचना, यानी कि इसे आप मंडल सिद्धांत कह सकते हैं। मंडल सिद्धांत, कौटिल्य ने एक मंडल सिद्धांत की बात कही है। ये जो मंडल सिद्धांत है इसको थोड़ा समझाना थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं इसको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। इस वीडियो के बाद ही आपको प्लेलिस्ट में एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी मंडल की संरचना यानी कि मंडल का सिद्धांत। तो वो वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में उससे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। और यहाँ तक अभी हमने जितना भी कुछ पढ़ा है ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी हद तक अपने चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट करके बताएं। बाकी जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ें, समझें। वीडियो को हो सके तो आधा आधा करके 2 बार देख लें, एक बार और देख लें थोड़ी थोड़ी देर पर, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।